नमस्कार दोस्तों, मेरे YouTube चैनल ज्योग्राफी विद संगीता में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। आज हम लोग भूगोल विषय में कक्षा 6 NCERT का चैप्टर नंबर 4 विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। कृपया मेरे वीडियो को पूरा देखें तथा लाइक और शेयर कर दें, और जो पहली बार देख रहे हों वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मानचित्र। आप पिछले अध्याय में ग्लोब के महत्व के बारे में पढ़ चुके हैं। ग्लोब में अध्ययन की कुछ सीमाएं होती हैं। ग्लोब में अध्ययन की क्या होती हैं? कुछ सीमाएं होती हैं। जब हम पूरी पृथ्वी का अध्ययन करना चाहते हैं तब ग्लोब हमारे लिए काफ़ी उपयोगी साबित होता है। यानी जब हम पूरे पृथ्वी का एक साथ अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे लिए ग्लोब काफ़ी उपयोगी साबित होता है। लेकिन जब हम पृथ्वी के केवल एक भाग, जैसे अपने देश, राज्यों, जिलों, शहरों तथा गांवों के बारे में अध्ययन करना चाहते हैं तो यह हमारे लिए उतना उपयोगी साबित नहीं होता। यानी जब हम किसी विशेष चीज़ का अध्ययन करना चाहते हैं तो ग्लोब हमारे लिए उतना कारगर साबित नहीं होता है। ऐसी स्थिति में हम मानचित्र का उपयोग करते हैं। इस स्थिति में हम क्या करते हैं? मानचित्र का उपयोग करते हैं। मानचित्र पृथ्वी के सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। मानचित्र क्या है? चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है जो पैमाने के माध्यम से खींचा जाता है। ये ना कि हम जैसे तैसे खींच दें तो हो जाएगा, नहीं। लेकिन एक गोलाकार सतह को पूरी तरह से चपटा करना असंभव है। लेकिन किसी गोले को पूरी तरह से चपटा करना क्या होता है? असंभव होता है। मानचित्र हमारी विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। मानचित्र क्या है? हमारे विभिन्न जरूरतों के लिए आवश्यक है। कुछ मानचित्र एक छोटे क्षेत्र को एवं कुछ तथ्यों को दर्शाते हैं। कुछ क्या करते हैं? किसी क्षेत्र विशेष को दर्शाते हैं या कुछ तथ्य को दर्शाते हैं। दूसरे मानचित्र में एक बड़ी किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं। दूसरे मानचित्र में क्या होते हैं? एक किताब की तरह तथ्य हो सकते हैं, जैसे कि एटलस। जब बहुत से मानचित्रों को एक साथ रख दिया जाता है, और जब बहुत सारे मानचित्र को एक साथ रख दिया जाता है तब एक एटलस बन जाता है। तब क्या हो जाता है? एक एटलस बन जाता है। एटलस विभिन्न प्रकारों तथा अलग अलग पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। एटलस क्या होता है? विभिन्न प्रकार के पैमाने से खींची गई मापों पर आधारित होता है। मानचित्र से एक ग्लोब की अपेक्षा हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। एक ग्लोब की अपेक्षा मानचित्र से हमें ज़्यादा जानकारी प्राप्त होती है। मानचित्र विभिन्न प्रकार के होते हैं। मानचित्र क्या होते हैं? कई प्रकार के होते हैं, जिसमें से कुछ को नीचे वर्णित किया गया है। जिसमें से अब देखते हैं क्या है। भौतिक मानचित्र। पृथ्वी की प्राकृतिक आकृतियों जैसे पर्वत, पठारों, मैदानों, नदियों, महासागरों इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्र को भौतिक या उचावच मानचित्र कहा जाता है। भौतिक मानचित्र जैसे पर्वत, पठार, मैदान, नदी, महासागर इत्यादि को दर्शाने वाले मानचित्रों को हम क्या कहते हैं? भौतिक या उचावच मानचित्र कहते हैं। राजनीतिक मानचित्र। राज्यों, नगरों, शहरों तथा गांवों और विश्व के विभिन्न देशों व राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को राजनीतिक मानचित्र कहा जाता है। राजनीतिक मानचित्र क्या होता है? जैसे नगर हो गया, शहर हो गया, गांव हो गया, और विश्व के विभिन्न देशों तथा राज्यों तथा उनकी सीमाओं को दर्शाने वाले मानचित्र को हम क्या कहते हैं? राजनीतिक मानचित्र कहते हैं।
आओ कुछ करके सीखें। एक रबड़ की पुरानी गेंद लें, एक रबड़ की पुरानी गेंद को लें, उस पर कोई रेखा चित्र बनाएं। उस पर क्या करें? कोई रेखा चित्र बना दें। आप उस पर उत्तर एवं दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं, और उस पर क्या कर सकते हैं? उत्तर ध्रुव और दक्षिण ध्रुव को भी चिन्हित कर सकते हैं। अब चाकू से इसे गेंद को काटें। अब क्या करें? चाकू से इस गेंद को काट दें तथा उसे चपटा करने की कोशिश करें, और उसे क्या करें? चपटा करने की कोशिश करें। देखें कि इस प्रकार रेखा चित्र का रूप बिगड़ जाता है। तब क्या होगा? रेखा चित्र का जो रूप होता है वह बिगड़ जाता है। थीमेटिक मानचित्र। कुछ मानचित्र विशेष जानकारियां प्रदान करते हैं, जैसे सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों आदि के वितरण दर्शाने वाले मानचित्र इत्यादि। इस प्रकार के मानचित्र को थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। सड़क मानचित्र, वर्षा मानचित्र, वन तथा उद्योगों के मानचित्र को दर्शाने वाले मानचित्र को क्या कहा जाता है? थीमेटिक मानचित्र कहा जाता है। इन मानचित्रों में दी गई सूचना के आधार पर उनका उचित नामकरण किया जाता है। मानचित्र के 3 घटक हैं: दूरी, दिशा और प्रतीक। दूरी, दिशा और प्रतीक क्या है? मानचित्र के घटक हैं तीनों। अब दूरी। मानचित्र एक आरेखण होता है। मानचित्र क्या होता है? एक आरेखण होता है जो कि पूरे विश्व या उसके एक भाग को छोटा कर, जो पूरे विश्व को या उसके किसी एक भाग को छोटा करके कागज के एक पन्ने पर दर्शाता है। कागज के एक पन्ने पर क्या करता है? दर्शाता है। या यह कह सकते हैं कि मानचित्र छोटे पैमाने पर खींचे जाते हैं। या ये कह सकते हैं मानचित्र को क्या करते हैं? छोटे पैमाने पर खींचते हैं। जैसे कि बड़ी दूरी ज़्यादा हो तो उसको हम क्या करते हैं? कम मान करके खींच लेते हैं। लेकिन इसे इतनी सावधानी से छोटा किया जाता है ताकि स्थानों के बीच की दूरी वास्तविक रहे। लेकिन इसको कम करने के लिए बहुत सावधानी बरतनी पड़ती है ताकि स्थानों के बीच की जो दूरी है वह क्या रहे? वास्तविक रहे। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर एक छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को व्यक्त करती हो। यह तभी संभव हो सकता है जब कागज पर छोटी दूरी स्थल की बड़ी दूरी को क्या करती हो? व्यक्त करती हो। इसलिए इस उद्देश्य के लिए एक पैमाना चुना जाता है। इसके लिए हम क्या करते हैं? एक पैमाना चुनते हैं। पैमाना स्थल पर वास्तविक दूरी। पैमाना क्या होता है? स्थल पर वास्तविक दूरी, यानी कि धरातल पे जो वास्तविक दूरी होती है तथा मानचित्र पर दिखाई गई दूरी के बीच का अनुपात होता है, तथा जिस दूरी उसको मानचित्र पर दिखाते हैं उस दूरी, दोनों के स्थल और मानचित्र वाली दूरी के बीच का अनुपात होता है। उदाहरण के लिए आपके विद्यालय एवं आपके घर के बीच की दूरी 10 किलोमीटर है। सपोज मान लीजिए कि आपके विद्यालय और आपके घर के बीच की दूरी कितनी है? 10 किलोमीटर है, जिसे मानचित्र पर 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त किया जाता है। जिसे हम क्या करते हैं? 2 सेंटीमीटर की दूरी से व्यक्त करते हैं, दर्शाते हैं। आपके रेखा चित्र का पैमाना होगा, तो रेखा चित्र का पैमाना क्या होगा? 1 सेंटीमीटर बराबर 5 किलोमीटर, और 2 सेंटीमीटर 5 गुना का 10 यानी 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। इस प्रकार पैमाना किसी भी मानचित्र के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप मानचित्र पर दिए गए
किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। अगर आपको पैमाने की जानकारी है तो आप क्या कर सकते हैं, मानचित्र पर दिए गए किसी भी दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं। मतलब कितना किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होगा, इस हिसाब से अगर पैमाना मालूम है तब कितनी दूरी को कितना माना गया है। अगर ये पता होगा तो हम क्या कर सकते हैं, दो स्थानों के बीच की दूरी का पता लगा सकते हैं बड़े आसानी से। जब बड़े क्षेत्रफल वाले भागों जैसे महाद्वीप या देशों को कागज पर दिखाना होता है, जब बड़े महाद्वीप या देशों को कागज पर क्या करना होता है, दिखाना होता है, तब हम लोग छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जब बड़े बड़े क्षेत्र को दिखाना होता है तो हम छोटे पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे कि मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर स्थल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर क्या करता है, 500 किलोमीटर को दर्शाता है, धरातल के 500 किलोमीटर को दर्शाता है। इसको छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, छोटे पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। जब एक छोटे क्षेत्रफल वाले भाग जैसे आपको गांव या शहर को कागज पर दिखाना होता है, जब किसी छोटे क्षेत्रफल वाले एरिया को हमको क्या करना पड़ता है, दिखाना पड़ता है, तब हम बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। तब हम क्या करते हैं, बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे गांव या शहर को दिखाना होता है तो बड़े पैमाने का उपयोग करते हैं। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को मानचित्र पर 5 सेंटीमीटर से दर्शाया जाता है। जैसे स्थल पर 500 मीटर की दूरी को क्या करते हैं, 5 सेंटीमीटर से दर्शाते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। इस प्रकार के मानचित्र को हम क्या कहते हैं, बड़े पैमाने वाला मानचित्र कहते हैं। बड़े पैमाने वाले मानचित्र छोटे पैमाने वाले मानचित्र की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। बड़े पैमाने वाला मानचित्र छोटे की अपेक्षा अधिक जानकारी प्रदान करता है। जैसे कि अगर हम लोग किसी, जैसे अपना घर जानना है, अपना जमीन का वो निकालना होता है, जैसे कि खेतों का खेत है, इन सब का अगर करना होता है तो हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। जमीन का लेखा जोखा जब करना होता है तो हम बड़े पैमाने का यूज करते हैं। आओ कुछ करके सीखें। एक पैमाना बना है, देखिए वहाँ एक पैमाना बना है। इसका उपयोग स्थानों के बीच की दूरी मापने में किया जा सकता है। उदाहरण के लिए एक कुआं एवं वृक्ष के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। जैसे कि एक कुआं और वृक्ष के बीच की दूरी कितनी है, 5 सेंटीमीटर है। इसका मतलब होता है कि वास्तविक दूरी 50 मीटर है। अब एक पोस्ट ऑफिस ए एवं करीम के घर ई, पोस्ट ऑफिस क्या है, ए, और करीम के घर ई के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 12 सेंटीमीटर है। इसका मतलब है कि स्थल पर यह दूरी 120 मीटर है। इसका मतलब क्या हुआ कि स्थल पर दूरी 120 मीटर है। लेकिन आप एक पक्षी की तरह उड़कर सीधे ई से ए पर नहीं जा सकते। आपको सड़क पर चलना होगा। आपको क्या करना होगा, सड़क पर चलना होगा। अब हम लोग पैदल तय की जाने वाली दूरी यानी ई से सी, उसके बाद सी से एम, एम से बी तथा बी से ए मापते हैं। सभी दूरियों को जोड़ दें, यह करीम के घर से पोस्ट ऑफिस तक की कुल दूरी होगी।
और सबको जब जोड़ देंगे, ई से सी, सी से एम, एम से बी, बी से ए, तो यह क्या होगा? करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की कुल दूरी होगी। चित्र में देखते हैं, यह क्या है? सामुदायिक केंद्र है, यह पोस्ट ऑफिस है, यह दुकान है, ये विद्यालय है, ये खेल का मैदान है, ये पेड़ है, ये कुआं है, ये फलोद्यान है, ये करीम का घर है, ये शीला का घर है, ये विकास का घर है। तो हमको क्या देखना है? करीम के घर से पोस्ट ऑफिस की दूरी। तो ई से डी, फिर क्या करेंगे? डी से सी तक आएंगे, फिर सी से एम तक जाएंगे, उसके बाद से एम से बी, बी से ए, तब जाके पोस्ट ऑफिस होगा। अब देखिए, ये एक गांव का मानचित्र है। ये क्या है? उत्तर दिशा होती है, नीचे दक्षिण दिशा होती है, राइट हैंड पूर्व दिशा होती है, लेफ्ट साइड पश्चिम दिशा होती है, और उत्तर और पूर्व के बीच का उत्तर पूर्व हो जाएगा। ऐसे दक्षिण और पश्चिम के बीच की का दिशा हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ऐसे पूरब और दक्षिण के बीच का जो दिशा होगा वह दक्षिण पूरब होगा, और उत्तर और पश्चिम के बीच का दिशा उत्तर पश्चिम हो जाएगा। दिशा अधिकतर मानचित्रों में ऊपर दाहिनी तरफ तीर का निशान बना होता है। अधिकतर मानचित्र में क्या होता है? ऊपर ऐसे तीर का निशान बना होता है। यह तीर का निशान उत्तर दिशा को दर्शाता है। यह तीर का निशान क्या करता है? उत्तर दिशा को दर्शाता है। इसे उत्तर दिशा कहा जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं? उत्तर दिशा कहते हैं। जब आप उत्तर के बारे में जानते हैं तब आप दूसरी दिशाओं जैसे पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण के बारे में पता लगा सकते हैं। अगर हमें उत्तर दिशा पता है तो बाकी पूर्व, पश्चिम तथा दक्षिण दिशा के बारे में हम क्या कर सकते हैं? पता लगा सकते हैं। चित्र 4.2 में 4 प्रमुख दिशाओं उत्तर, दक्षिण, पूर्व एवं पश्चिम को दिखाया गया है। ये है उत्तर, दक्षिण, पूर्व और पश्चिम को क्या किया गया है? दिखाया गया है। वे प्रधान दिग्बिंदु कहे जाते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बिंदु कहते हैं। बीच की 4 दिशाओं उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पश्चिम, इन बीच वाली दिशाओं की मदद से किसी भी स्थान की सही स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इन बीच वाली दिशाओं की मदद से हम क्या कर सकते हैं? किसी स्थान का पता लगा सकते हैं, स्थिति का पता लगा सकते हैं। निम्नलिखित दिशाओं का पता लगाइए। निम्नलिखित दिशा का क्या करिए? पता लगाइए। विकास के घर से सामुदायिक केंद्र तथा खेल के मैदान की दिशा। अब विकास का घर ये है, यहाँ से सामुदायिक केंद्र, सामुदायिक केंद्र ये रहा। तो ये विकास का घर है, ये सामुदायिक सीधे क्या है? उत्तर दिशा में है। तथा खेल के मैदान की दिशा, तथा खेल के मैदान की दिशा तो ये हो जाएगा, ये विकास का घर तो उत्तर और पूर्व में है खेल का मैदान। इसके घर से उत्तर पूर्व में क्या है? खेल का मैदान। दुकानों से विद्यालय की दिशा, ये दुकान है, दुकान किस साइड है? पश्चिम साइड, और विद्यालय क्या है? पूर्व दिशा में। तो दुकान से विद्यालय पूर्व दिशा में है। हम दिक्सूचक की सहायता से किसी स्थान की दिशा का पता लगा सकते हैं। यह एक यंत्र है। दिक्सूचक क्या होता है? एक यंत्र होता है जिसकी सहायता से हम दिशा का पता लगा सकते हैं।
किसी स्थान की दिशा का। यह एक यंत्र है जिसकी सहायता से मुख्य दिशाओं का पता लगाया जाता है। इसकी चुंबकीय सुई दिशा हमेशा उत्तर दक्षिण में होती है। इसकी जो चुंबकीय सुई होती है वह हमेशा क्या होती है, उत्तर और दक्षिण दिशा में होती है। जैसे ऐसे ये हो गया उत्तर और ये हो गया दक्षिण। ऐसे ही सुई होती है इसके बीच की। प्रतीक, यह किसी भी मानचित्र का तीसरा प्रमुख घटक है। प्रतीक क्या होता है, तीसरा घटक होता है। किसी भी मानचित्र पर वास्तविक आकार एवं प्रकार में विभिन्न आकृतियों जैसे भवनों, सड़कों, पुलों, वृक्षों, रेल की पटरियों एवं कुआं को दिखाना संभव नहीं होता है। इसलिए वे निश्चित अक्षरों, छायाओं, रंगों, चित्रों तथा रेखाओं का उपयोग करके दर्शाए जाते हैं। इसलिए हम क्या करते हैं, निश्चित अक्षर के द्वारा, छाया के द्वारा, रंग के द्वारा, चित्र के द्वारा तथा रेखा का उपयोग करके हम क्या करते हैं, दर्शाते हैं। ये प्रतीक कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। ये जो प्रतीक होते हैं वो क्या होते हैं, कम स्थान में अधिक जानकारी प्रदान करते हैं। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा मानचित्र को आसानी से खींचा जा सकता है। इन प्रतीकों के इस्तेमाल के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, मानचित्र को आसानी से खींच सकते हैं तथा इसका अध्ययन करना आसान हो जाता है। तथा इसका अध्ययन करना क्या होता है, आसान होता है। अगर आप क्षेत्र की भाषा को नहीं जानते हैं, किसी क्षेत्र विशेष की भाषा को हम नहीं जानते हैं तथा आप किसी से दिशाओं के बारे में नहीं पूछ सकते, या फिर किसी से हम दिशा के बारे में नहीं पूछ सकते, तब आप इन चिन्हों की सहायता के द्वारा मानचित्र से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तब हम क्या कर सकते हैं, इन मानचित्र के द्वारा क्या कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। मानचित्रों की एक विश्वव्यापी भाषा होती है जिसे सभी आसानी से समझ सकते हैं। इन प्रतीकों के उपयोग के संबंध में एक अंतर्राष्ट्रीय सहमति है। अब ये है रेलवे लाइन, बड़ी लाइन, मीटर लाइन, रेलवे स्टेशन। तो बड़ी लाइन को ऐसे दर्शाते हैं, मीटर लाइन ये होता है और रेलवे स्टेशन ये होता है, RS लिखा होता है। सड़कें, पक्की सड़कें और कच्ची सड़कें। तो पक्की सड़क को इस चित्र के द्वारा दर्शाते हैं और कच्ची सड़क को ऐसे डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं। सीमा होती, अंतर्राष्ट्रीय सीमा राज्य और जिले का। अंतर्राष्ट्रीय सीमा एक ऐसे लाइन खींच के फिर बिंदी, फिर लाइन, फिर बिंदी। और राज्य की जो सीमा होती है सेम ऐसे ही होती है, लेकिन ये जो लाइनिंग होती है ये पतली होती है। और जिला वाला जो सीमा होता है ऐसे डॉटेड लाइन से होता है। नदी, कुआं, तालाब, नहर, पुल। ये नदी हो गया, ये सर्किल होता है जो ब्लैक सर्किल ऐसे कलरफुल होता है, ये हो जाता है कुआं और इससे तालाब को दर्शाते हैं। ये नहर को दर्शाता है और ये क्या होता है, पुल को दर्शाता है। फिर मंदिर, गिरजाघर, मस्जिद, छतरी। ये मंदिर हो गया, ये गिरजाघर हो गया, ये मस्जिद हो गया और ये छतरी हो गया। पोस्ट ऑफिस, पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस, पुलिस स्टेशन। पोस्ट ऑफिस को PO लिखते हैं। अब पोस्ट एवं टेलीग्राफ ऑफिस PTO होता है। पुलिस स्टेशन PS होता है। बस्ती, कब्रिस्तान। ये बस्ती हो गया
और ये क्या हो गया, कब्रिस्तान हो गया। पेड़ घास, ये पेड़ हो गया और ये घास हो गया। ये सुंदर गांव और इसके आसपास का क्षेत्र, जैसे ये डुमरी है, ये सुंदरपुर है, ये बसंतपुर है। और ये क्या है, रेलवे स्टेशन है। ये बड़ी लाइन हो गई, ये मीटर लाइन हो गई, ये तालाब हो गया, ये पेड़ हो गया, और ये उत्तर दिशा को दर्शा रहा है। ये नदी है जो इस दिशा में बह रही है, यानी कि दक्षिण पश्चिम दिशा में बह रही है। ये कब्रिस्तान है, ये विद्यालय है, और ये गिरजाघर है, ये पुलिस स्टेशन है, ये मस्जिद है, इत्यादि। प्रतीक कहे जाते हैं, कुछ रूढ़ प्रतीक में दर्शाए गए हैं। विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है, और विभिन्न रंगों का उपयोग भी इसी उद्देश्य से किया जाता है। उदाहरण के लिए सामान्यतः नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों, भूरा रंग पर्वतों, पीला रंग पठारों और हरा रंग मैदानों को दर्शाने के लिए किया जाता है। नीले रंग का इस्तेमाल जलाशयों के लिए, भूरा रंग पर्वत के लिए, पीला रंग पठार के लिए, हरा रंग मैदान को दर्शाने के लिए किया जाता है। रेखा चित्र, रेखा चित्र एक आरेखण है जो पैमाने पर आधारित न होकर आदर्श और स्थानीय प्रेक्षण पर आधारित होता है। कभी कभी किसी क्षेत्र के एक कच्चे आरेखण की आवश्यकता वहां के एक स्थान को दूसरे स्थान के सापेक्ष दिखाने के लिए होती है। मान लीजिए कि आप अपने मित्र के घर जाना चाहते हैं। सपोज आप अपने मित्र के घर जाना चाह रहे हैं, लेकिन आपको रास्ते की जानकारी नहीं है, लेकिन आपको रास्ता नहीं मालूम है कि कैसे जाना है। आपका मित्र आपके घर के रास्ते को बताने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। आपका मित्र क्या कर सकता है, अपने घर तक पहुंचने के लिए एक कच्चा आरेखण बना सकता है। इस प्रकार कच्चे आरेखण को बिना पैमाने की सहायता से खींचा जाता है। कच्चे आरेखण को हम क्या करते हैं, बिना पैमाने की सहायता से खींचते हैं, तथा इसे रेखा चित्र मान सकते हैं। और इसको हम क्या मान सकते हैं, रेखा चित्र मान सकते हैं। अब ये क्वेश्चन है, नदी किस दिशा में है, तो नदी किस दिशा में है, ये हो गया दक्षिण और ये हो गया पश्चिम, तो दक्षिण पश्चिम दिशा में है। और फिर दूसरा, डुमरी गांव के पास किस प्रकार की सड़क गुजरती है। डुमरी गांव, ये डुमरी गांव है, यहाँ पे ये पुल है, और यहाँ पे ये जो है ये पक्की सड़क गुजरती है। रेलवे पुल के किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है। ये रेलवे का पुल है, इसके किस तरफ पुलिस स्टेशन स्थित है, तो इसके दक्षिण और पूर्व दिशा में, दक्षिण पूर्व हो जाएगा, ऐसे ही है। खाका, एक छोटे क्षेत्र का बड़े पैमाने पर खाका खींचा गया रेखा चित्र खाका कहा जाता है। एक बड़े क्षेत्र का छोटे पैमाने पर खींचा गया रेखा चित्र क्या कहलाता है, खाका कहलाता है। एक बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें बहुत सी जानकारी प्राप्त होती है। बड़े पैमाने वाले मानचित्र से हमें क्या होती है, बहुत जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं
जिन्हें हम कभी कभी जानना चाहते हैं, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ होती है जिसे हम कभी कभी जानना चाहते हैं, जैसे किसी कमरे की लंबाई एवं चौड़ाई। जैसे क्या हो गया, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जिसे मानचित्र में नहीं दिखाया जा सकता, जिसे मानचित्र में हम नहीं दिखाते। उस समय हम लोग बड़े पैमाने वाला एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, इसे खाका कहा जाता है। तो हम क्या कर सकते हैं, बड़े पैमाने वाले एक रेखा चित्र खींच सकते हैं, जिसे ही हम क्या कहते हैं, खाका कहते हैं। अब ये कुछ प्रश्न हैं। वृक्षों के वितरण को दिखाने वाले मानचित्र हैं भौतिक मानचित्र, थीमेटिक मानचित्र, राजनैतिक मानचित्र। तो क्या होता है थीमेटिक मानचित्र। नीले रंग का इस्तेमाल किसे दिखाने में किया जाता है, जलाशयों को, पर्वतों को, मैदानों को। तो जलाशयों को। दिक्सूचक का उपयोग किया जाता है प्रतीकों को दिखाने के लिए, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए, दूरी मापने के लिए। तो प्रतीक का यूज कब करते हैं, मुख्य दिशा का पता लगाने के लिए। पैमाना आवश्यक है मानचित्र के लिए, रेखा चित्र के लिए, प्रतीक के लिए। तो मानचित्र के लिए।